वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र बेसिकली होता क्या है? तो ये होता है जिसमें शरीर की कोशिकाओं के बीच जो पोषक तत्व होते हैं उनका आदान प्रदान करना। जैसे कि हमारी बॉडी को चाहिए अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, तो इनका आदान प्रदान होता है परिसंचरण तंत्र के द्वारा। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र को की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे ने की थी। इसके अलावा इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इसकी स्टडी को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। और इसकी उत्पत्ति हुई है मीसोडर्म से। मीसोडर्म क्या है अब? मीसोडर्म है भ्रूण की आंतरिक परत। ये भ्रूण की 3 परतें देखी जाती है, जिसमें यह है बाहरी परत जिसे हम कहेंगे एक्टोडर्म। फिर यह है सेकंड परत, इसे हम कहेंगे मीसोडर्म, एंडोडर्म। एंडोडर्म। फिर है इसकी आंतरिक परत जिसे हम कहेंगे मीसोडर्म। तो मीसोडर्म है भ्रूण की आंतरिक परत। इसके बाद हम देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या क्या आते हैं। इसमें आएगा हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होंगी? ये रुधिर वाहिकाएं होंगी, धमनी, शिरा, केशिका। इसके बाद हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है खुला परिसंचरण तंत्र, और सेकंड है बंद परिसंचरण तंत्र। अब ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसमें बेसिकली क्या होता है? तो इस तंत्र में जो रुधिर है, रुधिर वाहिकाएं हैं, वो बंद नहीं होती। यह है रुधिर, इसमें रुधिर रुधिर वाहिकाओं में बंद नहीं होगा। जबकि जो बंद परिसंचरण तंत्र है इसमें जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिकाओं में ही बहता है केवल। रुधिर रुधिर वाहिकाओं में रुधिर वाहिकाओं से ही हमारे शरीर में घूमेगा। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? खुला परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल हैं, इसमें आता है कॉकरोच, तिलचट्टा। इसके अलावा कीट है, जैसे तितली हो गया, कीड़े हो गए। और तो पोड़ा संघ के हो गए सारे। इसके अलावा इसमें आएगा मोलस्का संघ के। इसमें हो गया पाइला, पाइला होता है घोंगा। इसके अलावा इसमें हो गया सीप। अब हम देखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। यह पाया जाएगा सभी कशेरुकी प्राणियों में। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल हैं पक्षी, सर्प, मेंढक, मछली। इसमें एक अपवाद भी है,
बंद परिसंचरण तंत्र में इसमें आता है ऑक्टोपस। इसके अलावा इसमें आता है केंचुआ भी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे हार्ट। तो हार्ट होता है पेशीय अंग। इसके अलावा यह स्थित होता है वक्ष गुहा में। इसमें पेशियां होती हैं मस्कुलर कार्डियक पेशी। इसके अलावा इसके अध्ययन को हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। इसके अलावा अगर हम देखें इसका वजन, अगर मेल में हम देखें तो यह होता है लगभग 300 से 320 ग्राम। फीमेल में देखें यह होगा 250 से 270 के लगभग। इसके अलावा नवजात शिशु में इसका वजन होगा 20 से 25 ग्राम। और अगर इसका औसत वजन पूछा जाए तो ये होगा लगभग 300 ग्राम। इसके अलावा मनुष्य में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है? ये होता है दो प्रकार का। हार्ट होता है दो प्रकार का। एक होता है मायोजेनिक और दूसरा है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हृदय में क्या होगा, यह पाया जाएगा कशेरुकी जंतुओं में। और इसका अपवाद है एक मच्छर। न्यूरोजेनिक होता है अकशेरुकी जंतुओं में। और इसके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेट्रा। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा। मायोजेनिक क्या होगा, हमारा हमारे हृदय पर कंट्रोल नहीं होता, हम अपनी धड़कनों को रोक नहीं सकते। तो मनुष्य में किस प्रकार का हृदय पाया जाएगा, मायोजेनिक। मनुष्य में पाया जाएगा मायोजेनिक हृदय। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हृदय है इसके बाहर एक आवरण पाया जाता है। कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो एक बाहरी झिल्ली पाई जाती है। इस बाहरी झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। इसके अलावा ये जो आंतरिक लेयर है इसकी, इसे हम कहेंगे एपिकार्डियम। और इधर भरा होता है पेरिकार्डियम द्रव्य।
पेरिकार्डियम द्रव्य। ये द्रव्य क्या करता है? तो ये हमारे हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अलावा एक मांसपेशी होती है जो हमारे हृदय को 4 भागों में डिवाइड करती है। उसे हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम मांसपेशी, जो कि क्या करेगी? हमारे हृदय को 4 भागों में विभाजित करेगी। हृदय को विभाजित। इसके बाद हम देखते हैं चैम्बर। हमारे पास अगर हम देखें, मनुष्य में 4 कोष्ठ होते हैं। अगर हम देखें पीसीज में, हम देखते हैं सभी में पीसीज में। इसके अलावा एम्फीबिया, सारे कशेरुकी लेते हैं हम। इसके अलावा रेप्टाइल्स, रेप्टीलिया, एवीज, और लास्ट है मैमल्स। अगर हम इनमें चैम्बर देखें, पीसीज में आएगी मछलियां, एम्फीबिया में आएगा मेंढक, भैंचर, रेप्टीलिया में आएंगे सरीसृप, एवीज में आएंगे पक्षी, मैमल्स में आते हैं मनुष्य स्तनधारी। अब देखेंगे हम पीसीज में, ये होगा 2 कोष्ठीय हृदय, 2 कोष्ठीय हृदय। एम्फीबिया में अगर हम देखें तो ये होगा 3 कोष्ठीय। जो कि कम विकसित होंगे। रेप्टीलिया में देखें तो ये भी 3 कोष्ठीय होंगे, जबकि ये विकसित होगा हृदय। पक्षियों में और मनुष्यों में होंगे 4 कोष्ठीय। ये कुछ इस तरीके से होंगे 2 कोष्ठीय। तीन कोष्ठीय कम विकसित। मनुष्य में होगा 4 कोष्ठीय हृदय। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अगर हमसे पूछा जाए ब्लू व्हेल, तो इसमें होगा 4 कोष्ठीय हृदय। इसके अलावा हमसे पूछा जाए मगरमच्छ और घड़ियाल में, इसमें होगा 4 कोष्ठीय हृदय। इसके बाद नेक्स्ट है, एक होता है डिप्नोई मछली जो मैमल्स में आती है।
इसमें होगा 3 कोष्ठीय हृदय। इसके अलावा है कॉकरोच, जो कि ऑर्थोपोडा संघ में आता है। इसमें होगा 13 कोष्ठीय और ये होता है नलिकाकार। कॉकरोच का हृदय कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये उसकी बॉडी की शेप है, ये इस तरीके से बना हुआ होगा, 13 कोष्ठीय। इसके बाद हम पढ़ते हैं मनुष्य में हृदय। इसे हम करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड। ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें होंगे 2 निलय और 2 आलिंद। ये होगा हमारा राइट पार्ट, ये होगा लेफ्ट पार्ट। और इसमें हम देखें तो नीचे की साइड दोनों बॉक्सेस, तो ये होंगे निलय। दायां निलय, राइट निलय, और ये लेफ्ट। इसके अलावा ये होंगे आलिंद, राइट आलिंद और लेफ्ट आलिंद। इसके अलावा अगर हम ब्लड का संचरण इसमें देखें तो ये किस प्रकार से होगा। ये होगा हमारा बॉडी, बॉडी से ये जाएगी महाशिरा, राइट आलिंद में। इसके बाद ये यहाँ पर खुला हुआ होता है त्रिवलनीय कपाट से। फिर यहां से ब्लड जाता है फेफड़ों में। फेफड़े। इसके बाद यहां से ब्लड शुद्ध होकर ऑक्सीजनित होकर आएगा बाएं आलिंद में, और यहां से ब्लड आएगा बाएं निलय में, और बाएं निलय से ब्लड शुद्ध होकर ट्रांसफर होगा हमारी बॉडी में, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में। ये कुछ इस तरीके से। अब इसे हम और अच्छे तरीके से समझें। ये होगा फुफ्फुसीय शिरा, ये होगी महाशिरा। इसके अलावा यह है फुफ्फुसीय ध्वनि, फुफ्फुसीय धमनी, और ये है महाधमनी। अगर हम देखें तो हार्ट के राइट पार्ट में जो ब्लड बहता है वो होता है वी ऑक्सीजनित ब्लड, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, अशुद्ध होगा वो ब्लड, तो इसकी इधर की साइड बहेगा वी
ऑक्सीजनित ब्लड। जबकि अगर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजनित ब्लड, तो ये होगा लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनित ब्लड। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लड किस प्रकार से कार्य करेगा, इसमें किस प्रकार से जाएगा, तो सबसे पहले ब्लड अंगों से ये जाएगा वेना केवा में, और यहां से जाएगा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से संकुचन होगा और इससे आएगा ब्लड राइट निलय में। राइट निलय, इसमें होगा त्रिवलनीय का पार्ट। राइट निलय में यहां पर होगा इसमें अर्धचंद्राकार का पार्ट, जिसे हम सेमिनल वॉल्व भी कहते हैं। यहां से ब्लड फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से आ गया फेफड़ों में, और ये चेंज हो गया CO2 से O2 में। यहां से O2 में चेंज हो गया है, ऑक्सीजन जनित हो गया। इसके बाद फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड आया है लेफ्ट आलिंद में। लेफ्ट आलिंद से आया है लेफ्ट निलय में, और लेफ्ट निलय से हमारी पूरी बॉडी में। इसके बाद हम देखें तो इस प्रकार क्या हो गया मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये हो गया दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि दो बार ब्लड पास हो रहा है इसमें से। रुधिर का दो बार हार्ट से गुजरना। रुधिर का दो बार हृदय से गुजरना, यह होगा दोहरा परिसंचरण तंत्र। और दोहरा परिसंचरण तंत्र और किस किस में होगा, तो ये होगा मनुष्यों में, पक्षियों में, सर्प, मेंढक, केंचुआ। इसके अलावा एक होता है एकल परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र ये किस प्रकार से होगा, जैसे हम मछली का एग्जांपल लेते हैं। मछली में होगा, इसमें हो गया एक आलिंद और एक निलय। इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी से ब्लड जाएगा आलिंद में, और आलिंद से ब्लड आएगा निलय में, और निलय से फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जाके, और मछली में होते हैं गलफड़े। फिर ये ब्लड गलफड़ों से आएगा सीधा हमारी बॉडी में। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहेगी। इसे हम कहेंगे एकल परिसंचरण तंत्र। और मछली के हृदय को हम कहते हैं वीनस हार्ट। ये हमें याद रखना है, वीनस हार्ट किसको कहेंगे, मछली के हृदय को। इसके अलावा जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है, वी ऑक्सीजनित रुधिर और एक है ऑक्सीजनित रुधिर। तो हमने देखा वी ऑक्सीजनित रुधिर मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, और ऑक्सीजनित रुधिर इसमें ये ब्लड प्योर होकर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज होकर हमारी बॉडी में प्योर ब्लड जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो ये जो बायां निलय है,
ये कुछ इस तरीके से होगा हमारे हार्ट का शेप। तो ये जो बायां निलय होता है, ये हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर होता है। हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर। इसके अलावा इसकी जो दीवारें होती है वो भी मोटी होती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त धमनी हमसे पूछी जाए, यह होगा फुफ्फुसीय ध्वनि, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा हमसे पूछा जाए कि शुद्ध रक्त, ये होगा पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा। इसके अलावा एक चीज और है इसमें, जैसे कि अगर ये किसी बच्चे का भ्रूण का हार्ट है, कुछ इस तरीके से, अगर इसमें यहाँ पर एक छेद होता है, अगर ये छेद खुला रह जाए, अगर भ्रूण में यह खुला रह जाए, तो इससे क्या होता है, इसे हम कहेंगे फोरामेन ऑफ ओवलिस, फोरामेन ऑफ ओवलिस। इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चा है उसे हम कहेंगे ब्लू बेबी, क्योंकि इसमें रोग हो जाता है साइनोसस, साइनोसस रोग। इस छेद को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ ओवेलिस। अगर ये भ्रूण में खुला रह जाए तो बच्चे को बीमारी होती है साइनोसस रोग, जिसे हम ब्लू बेबी भी कहते हैं। इसके अलावा अगर ये बंद हो जाएगा, अगर ये बंद हो जाता है फोरामेन ऑफ ओवेलिस, तो इसे हम कहते हैं फोसा ऑफ वेलिस, फोसा ओवेलिस कहेंगे इसे हम। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी अगर हमसे पूछा जाए तो ये होता है साइनोसस रोग के कारण। और अगर हमसे पूछा जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये किस वजह से होगा, ये जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रेट होगा NO3- की मात्रा की वजह से होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट में कौन कौन से कपाट होते हैं। एक कपाट होगा यहाँ पर नंबर फर्स्ट, एक सेकंड, यहाँ पर होगा नंबर फर्स्ट कपाट। एक कपाट ये होगा नंबर 2,
इसके अलावा एक कपाट यहाँ पर होगा 3 और ये सेम कपाट यहाँ पर भी होगा 3। इसके बाद हम देखें, एक यहाँ पर होता है कपाट 4 और एक होगा ये नंबर 5। नंबर फर्स्ट कपाट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखते हैं नंबर फर्स्ट का पार्ट। तो ये होता है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं इसको हम। यह होगा द्विवलनीय द्विवलीय कपाट। या हम इसे कहेंगे बाइकस्पिड वॉल्व या हम इसे कहेंगे मिट्रल वॉल्व। ये होगा हमारा फर्स्ट का पार्ट। अगर हम सेकंड देखें, ये हो गया द्विवलनीय। यहाँ पर अगर हम देखें, यह होगा ट्राइकस्पिड त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट, इसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट है थर्ड, जो कि इनके पार्श्व भाग में है, साइड में है। ये होगा सेमी लूनर वॉल्व। इसके अलावा इसे हम कहेंगे अर्धचंद्राकार कपाट। नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ है यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट, जो कि ये यहाँ पर है दाईं और पार्श्व साइड की तरफ। नेक्स्ट है फिफ्थ, फिफ्थ है ये, इसे हम कहेंगे थिवेसियन। थिवेसियन या हम इसे कहेंगे कोरोनरी वॉल्व। इसके बाद हम देखेंगे एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है। एक हार्ट साइकिल, इसमें समय लगता है 0.8 सेकंड। और अगर हमसे पूछा जाए कि दो हृदय धड़कनों के मध्य अंतराल कितना होगा, दो हृदय धड़कनों के मध्य अंतराल, ये होगा 0.2 सेकंड का। इसके अलावा अगर हम हृदय चक्र को डिवाइड करें तो इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायसिस्टोल। सिस्टोल, डायसिस्टोल। सिस्टोल में क्या होगा, ये होती है संकुचन प्रक्रिया, जबकि डायसिस्टोल होती है प्रसार, मतलब रिलैक्स मोड।
इसमें होगा लव की ध्वनि उत्पन्न होगी। जबकि डायसिस्टोल में डव की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये होती है लव एंड डव। इसके अलावा अगर हम देखें, एक होता है इसमें, अगर हम निलय में ही देखें, निलय और आलिंद में अलग अलग समय, तो निलय में सिस्टोल का समय है 3 सेकंड और प्रसार का समय है 5 सेकंड। ये हो गया टोटल 8 सेकंड। एक हृदय चक्र पूरा हो गया। और अगर हम आलिंद में देखें, तो आलिंद में सिस्टोल का टाइम है 0.1 सेकंड और प्रसार का टाइम है 0.7 सेकंड। ऐसे ये पूरा एक हृदय चक्र कंप्लीट हो गया। और इसी के द्वारा रुधिर ब्लड में, बॉडी में प्रवाहित होता है इसी प्रक्रिया के द्वारा। तो इनके जो कपाट हैं, इनके खुलने और बंद होने से कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? लव एंड डव। इसके बाद हम देखते हैं शिरा आलिंद पर्व, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं। शिरा आलिंद पर्व। इसे हम कहेंगे एस ए नोड। इसे हम कहेंगे सिनो ऑरिकल नोड। और इसे हम कहते हैं कृत्रिम पेसमेकर। यह स्थित होता है दाएं आलिंद में। और इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होता है हार्ट बीट को नियंत्रण करना, हार्ट बीट को नियंत्रित करना। इसलिए इसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट। इसके अलावा एक होता है एवी नोड, जिसका फुल फॉर्म है आर्ट्रो वेंटिकुलर नोड। और ये क्या करता है? ये स्थित होता है निलियों के मध्य में। निलियों के मध्य में। इसके अलावा इसे हम कहते हैं गति निर्धारक, पेस सेटर। इसके अलावा और होता है इसमें हिजके बंडल और पुरकिंजे तंतु। हिज बंडल और पुरकिंजे तंतु। और ये दोनों क्या कार्य करते हैं? ये दोनों निलय का संकुचन करते हैं।
अब इसमें किस जगह स्थित होंगे? ये हो गया एस से नोड, यहाँ होगा एवी नोड, ये स्थित हो गया एस ए नोड, ये स्थित है दाएं आलिंद में, ये हो गया एवी नोड। ऐसे नोड क्या करेगा? ये हार्ट बीट को नियंत्रित करेगा। इसके बाद यहां से ये होगा हिज बंडल, हिज बंडल, और इसमें से तंतु निकले हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं पुरकिंजे तंतु। इसके बाद हम देखेंगे इसमें आवेग संचरण किस प्रकार से होता है। हृदय में आवेग संचरण या सूचना संचरण, तो ये होता है सबसे पहले ऐसे नोड में जाएगा मैसेज, फिर इसके बाद जाता है एवी नोड में, उसके बाद हिज बंडल, और उसके बाद पुरकिंजे तंतु। आवेग संचरण की अगर हमसे मैक्सिमम गति पूछे, सर्वाधिक गति पूछे, तो सबसे फास्ट जाते हैं आवेग पुरकिंजे तंतु में। आवेग संचरण की सर्वाधिक गति, तो ये होगा पुरकिंजे तंतु। इसके अलावा सबसे कम पूछा जाए, आवेग संचरण की सबसे कम गति, तो इसमें होगा एवी नोड में, इसमें सबसे कम गति होगी आवेगों की। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कृत्रिम पेसमेकर। कृत्रिम पेसमेकर क्या होगा? तो जब कभी अगर ऐसे नोड खराब हो जाता है हमारी हार्ट में, ऐसे नोड खराब हो जाए, तो हम क्या करते हैं? कृत्रिम नोड लगाते हैं, उसे हम कहेंगे पेसमेकर। और ये बना होता है लिथियम से, लिथियम से बना होता है। अगर पूछा जाए कि लिथियम से ही क्यों बना होता है, तो एक तो ये सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्की धातु। इसके अलावा ये अच्छी सुचालक है, और इसमें क्या लगे हुए होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी लगी हुई होती है लिथियम की। इससे क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ऐसे नोड की तरह कार्य करते हैं, और इसमें जो बैटरी होती है वो कार्य करती है एवी नोड की तरह। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कृत्रिम पेसमेकर किसका बना होता है, तो हम कहेंगे लिथियम धातु से। इसके अलावा एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों होगा? जब कोरोनरी धमनी जो होती है हमारी, कोरोनरी धमनी में अगर रुकावट हो जाती है, तो होता है हार्ट अटैक। और कोरोनरी धमनी क्या करती है?
ये हमारे हार्ट को ऑक्सीजनित रुधिर उपलब्ध करवाती है। हार्ट को ऑक्सीजनित ब्लड उपलब्ध करवाना। इसके अलावा एक आता है इसमें स्वतः उत्तेजक कोशिकाएं। स्वतः उत्तेजक कोशिकाएं, ये क्या होती है? तो ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके पास एक तो सोडियम उपस्थित होता है, इसमें होगा सोडियम उपस्थित, और इसके अलावा ये क्या करती है, हमारे हृदय के अंदर मौजूद होती है। हृदय में मौजूद नेक्स्ट है इसके बाद सामान्य व्यक्ति में हृदय दर। इसमें होगा सामान्य व्यक्ति की दर पूछा जाए 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट अगर शिशु की पूछा जाए, ये होगा 120 से 140 बार। इसके अलावा अगर बच्चों में पूछा जाए, बच्चों में होती है 100 बार। वृद्ध, ये होगी 65 के समथिंग, 65 बार। अगर मैक्सिमम पूछा जाए, मैक्सिमम बार हार्ट पंप किसमें होगा, तो ये होता है श्रीयु में, लगभग 400 से 600 बार। और सबसे कम ये होगा ब्लू व्हेल में, 25 बार। और सबसे कम अगर स्थलीय प्राणी पूछा जाए तो होगा हाथी। हाथी में धड़कता है 27 बार। इसके अलावा अगर मैक्सिमम पंपिंग पूछी जाए तो इसमें आएगा जिराफ। और हमारा हार्ट एक बार धड़कने में कितना ब्लड पंप करता है, तो 70 ml ब्लड पंप करता है। इसके बाद आती है हार्ट बीट। इसका मापन किया जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी खोज की थी विलियम एंथोवेन ने।
इसके अलावा हार्ट बीट की ध्वनि को मापने के लिए होता है स्टेथोस्कोप। जिसकी खोज की थी लेनेक ने। नेक्स्ट इसके अलावा होता है एक टेकीकार्डियो। एक होता है ब्रेकिकार्डिया। इसमें क्या होगा टेकीकार्डिया में, इसमें जो हार्ट बीट है हमारी धड़कन 90 से ज्यादा हो जाएगी। और ब्रेकिकार्डिया में क्या हो जाएगी हमारी हार्ट बीट 60 से कम हो जाएगी या सामान्य से कम हो जाए, उसे हम कहेंगे ब्रेकिकार्डिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि हार्ट बीट को बढ़ाने का कार्य किस हार्मोन का होता है। हार्ट बीट को बढ़ाने का कार्य और एक पूछा जाए कम करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो बढ़ाने के लिए होगा इसमें एक होता है एड्रेनलिन। इसके अलावा होता है एपिनेफ्रिन। इसके अलावा है थायरोक्सिन। एड्रेनलिन क्या करता है, आपातकालीन स्थिति में हार्ट बीट को बढ़ाने का कार्य करता है। आपातकालीन स्थिति में। इसके अलावा जो एपिनेफ्रिन है ये सामान्य स्थिति में। इसके अलावा है थायरोक्सिन, तो ये उपापचयी क्रियाओं में हार्ट बीट बढ़ाता है, उपापचयी क्रियाओं में। नेक्स्ट है अगर हार्ट बीट कम हो तो इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है। इसमें होता है एसीटोइल कोलिन हार्मोन। इसके अलावा एक होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस ये क्या होगा, इस रोग में हृदय की पेशियों में दर्द प्रारंभ हो जाता है। हृदय की पेशियों में दर्द, इसे हम कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। इसके अलावा एक है शिरा और धमनी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। शिरा और धमनी। शिराओं में 65% तक ब्लड बहता है।
इसके अलावा इसकी जो दीवारें होती है वह पतली होती है शिराओं की, जबकि धमनी की दीवार थोड़ी मोटी होती है। इसका पीएच होता है 7.4 और इसमें 15% ब्लड ही बहता है। इसके अलावा इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वह कम होता है शिराओं में, जबकि धमनियों में अधिक होता है ब्लड प्रेशर। और इसके अलावा शिरा क्या करती है, ब्लड को बॉडी से हृदय में लेके जाती है और ये धमनी हृदय से बॉडी में लेके जाएगी। इसमें एक अपवाद भी है और इसमें क्या होता है, वी ऑक्सीजनित ब्लड बहता है और इसमें बहता है ऑक्सीजनित ब्लड। इसका एक अपवाद भी है। अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा, जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनित रक्त बहता है। और धमनी में अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा शिराओं का रंग होता है ब्लू और धमनी इसका रंग होगा रेड। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी शिरा तो ये होगी पश्चिम महाशिरा। जबकि अगर हमसे पूछी जाए सबसे बड़ी धमनी यह होगी पृष्ठीय महाधमनी, जिसे हम बोलते हैं एरोटा। और पश्चिम महाशिरा होगी वेना केवा। इसके अलावा शिराओं में क्या होता है, इसमें कपाट पाए जाते हैं। कपाट पाए जाते हैं जबकि धमनी में कपाट अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक चीज और देखते हैं, एक होता है हृदय की बाईपास सर्जरी। इस सर्जरी में क्या करते हैं, तो इसमें जो एक ब्लॉकेज होता है, अवरुद्ध होता है, इसमें धमनी का क्या करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं। कोई जैसे ब्लॉक धमनी है, अवरुद्ध या ब्लॉक धमनी का प्रत्यारोपण। इसमें या तो हम धमनी की सफाई कर देते हैं या फिर जैसे कोई हृदय की किसी धमनी में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम शरीर के किसी और भाग से धमनी निकालकर उस जगह पर समांतर लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे रक्त का फ्लो पुनः चालू हो जाता है। इसे हम कहते हैं हृदय की बाईपास सर्जरी। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से खनिज पदार्थ है जो हमारी हृदय धड़कन को नियंत्रित करते हैं, खनिज पदार्थ जो कि हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, तो इसमें होगा सोडियम, क्लोरीन और इसके अलावा कैल्शियम।
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं बीपी। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो रुधिर का जो प्रवाह होगा वो जो आयोटा धमनियां है उस पर पड़ने से क्या होता है? दबाव उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं रुधिर दाब। तो रुधिर के प्रवाह द्वारा किस पर? आयोटा धमनी पर पड़ने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर कहलाएगा। इसको मापने का यंत्र होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जिसकी खोज की है रीवा रोशी ने। और इसमें उपस्थित होती है मरकरी धातु और सर्वप्रथम की गई है ये स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने घोड़े पर ब्लड प्रेशर मापा है। इसके अलावा इसमें कौन सी धमनी में मापा जाता है ये? तो ये ब्रैंकियल धमनी में मापा जाता है। ब्रैंकियल धमनी में मापा जाता है। इसमें एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर। अगर सामान्य हमसे पूछे सामान्य रुधिर दाब, ये होगा 120 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg। इसके अलावा एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई में क्या होगा? इसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। और लो ब्लड प्रेशर को हम कहेंगे हाइपोटेंशन। इसमें हमारी ब्लड प्रेशर की रेट कितनी हो जाएगी? और लो में कुछ इस तरीके से। के अलावा एक होती है पल्स रेट। पल्स रेट होती है हमारी नाड़ी दर, जिसमें क्या होगा? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का जो अंतर होगा उसे हम कहेंगे पल्स रेट। और इसका मापन करते हैं, मापन यंत्र होगा इसका स्फिग्मोमीटर। और इसमें हम चेक करते हैं रेडियल धमनी में, रेडियल धमनी में इसको चेक करते हैं हम। इसके अलावा होती है एक केशिका। तो केशिका क्या कार्य करती है? धमनी शिरा के अलावा केशिका होती है जो शिरा व धमनी को जोड़ने का कार्य करती है। शिरा व
धमनी को जोड़ने का कार्य करती है।